हेलो विशाल, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं एक जबरदस्त से सेशन में, वेक्टर सेशन में, नायाब सीरीज में, जिसमें कि मैं इस तरीके से वेक्टर लूंगा जो बिल्कुल निहायती जीरो, जो 9th क्लास के बच्चों को भी वेक्टर समझ में आ जाएगा। बेटा इतना बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो ये लेक्चर बिल्कुल उन सभी के लिए है जो फिजिक्स को समझना चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं और प्यार करते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पूरा मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वेक्टर का बहुत ही जबरदस्त रोल पैदा होता है, जबरदस्त रोल है। इसीलिए वेक्टर के ऊपर एक कमांड होना, एक कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए अपन शुरू करते हैं वेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से। ये वेक्टर का सेशन क्लास 11th के बच्चों के लिए है ही, 12 के लिए बच्चों के लिए है ही, और नीट जेई सबके लिए है ये वेक्टर जिनको फिजिक्स पसंद है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये अपना नायाब सीरीज में बेटा अपन कंप्लीट फ्री लेक्चर्स दे रहे हैं यूट्यूब पे, पूरा ईयर लॉन्ग बैच की तरह। और ये किसी भी बैच में इंडिया के किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन टीचर जो पढ़ाएंगे उससे बेटर कंटेंट की डिलीवरी होगी यहाँ पे, उससे बेटर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगा। मैं इसका डीपीपी और इसका जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस है और ये पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल आदित्य आनंद फिजिक्स पे भेज देता हूं, तो आप लोग वो भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो ये बहुत ही जबरदस्त दमदार होने वाला है आज का सेशन। चलिए देखते हैं बेटा। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे सर? तो आज का गोल है बेटा वेक्टर बेसिक्स। अपन बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बात करेंगे, लेकिन आज के सेशन से भी सीधा किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, स्पेशली नीट में तो हो ही सकता है। चलिए शुरू करते हैं सर वेक्टर बेसिक में। सबसे पहले वेक्टर बेसिक में हमेशा हम बात करेंगे किस चीज का? स्केलर क्वांटिटी का। किसका बात करेंगे बेटा? स्केलर क्वांटिटी का। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? देखो, जैसे कि मान लो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे सपोज करो मास। मान लो मेरे पास एक बैग है, मुझे इस बैग का मास को मेजर करना है। अब मैंने लिया, अपने पास वेइंग मशीन है, मेरे पास वेइंग मशीन लिया। अब वेइंग मशीन के ऊपर मैं ऐसे इसको रख दूं तो इसका जो मास होगा, ऐसे इसको रख दूं तो इसका जो मास होगा, ऐसे इसको रख दूं तो इसका जो मास होगा, थोड़ा उठा के इधर कर दूं तो जो इसका मास होगा, थोड़ा एंगल पे रख दूं पूरा प्रॉपर तरीके से सेट करके जिससे कि ये प्रॉपर ऐसे रह पाए, ऐसे सेट कर दूं पूरा, तो इसका मास ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, चेंज करेगा क्या? नहीं, जो मास है वो उतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं करता है डायरेक्शन के चेंज होने से, यानी कि डायरेक्शन का उसके पास कोई रोल नहीं होता सर। ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या? जल्दी से बताओ फटाफट से। स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे सपोज कर लो ये लेंथ है। अब इस पेंसिल का लेंथ ऐसे मेजर करो, या ऐसे करके 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 मेजर करो, क्या इसके डायरेक्शन से कोई मतलब हुआ? नहीं। यानी कि लेंथ जो चीज है वो कैसा है? एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट चीज है, वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके। तो अब एक चीज हमें समझ में आ गया कि एक ऐसा चीज जो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला मैंने? डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। अच्छा, बहुत बढ़िया, इंडिपेंडेंट है। एक बात तो बड़ा ही अच्छा समझ में आ गया। क्या इसके पास और भी कुछ होना चाहिए क्या? डायरेक्शन इंडिपेंडेंट तो आपने समझा दिया। अब एक चीज है फिजिक्स में कॉल्ड मैग्नीट्यूड। 99% बच्चा नन्हे मुन्ने समझ ही नहीं पाते मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि मैग्नीट्यूड का एक्चुअल मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है इसको समझना बहुत ही जरूरी है, हम क्योंकि इसे बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड का बोलने का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि मैं बोला आपको कि भैया मेरा जो ये वेट है ये कितना है, तो तुमने बोला सर ये 100 ग्राम है। तो ये जो 100 वर्ड यूज किया ना वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। वो क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। मैंने बोला भैया इसका लेंथ कितना है, अब तुम ऐसे मेजर करो या ऐसे, तो तुमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तुमने बोला 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर तो था यूनिट, ये 12 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड कभी भी दिमाग में तुम्हारा आए तो तुम्हें समझ में आना चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब संख्या, संख्या कितना है उसके अंदर। तो मैग्नीट्यूड का एक्चुअल में मतलब होता है कितना माप है इसका हिंदी में।
तो इसको तुम्हें समझने के लिए मैंने बेस्ट वर्ड यहां पे यूज किया है, क्या? मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। जल्दी से अपने दिमाग में सेट कर लो। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू किसी चीज का, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब हमें समझ में आया एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हो और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, यानी कि उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, वैसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या बेटा? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि क्या है? मास। जैसे कि क्या है? लेंथ। आया समझ में? जैसे एनर्जी। अब एनर्जी तुम इधर दौड़ के दो तो भी काइनेटिक एनर्जी, अगर मास और वेलोसिटी वही है तो वही होगा, इधर दौड़ो तो भी, ऊपर उछलने लगो तो भी। तो एनर्जी क्या है? जल्दी से बताइए। स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है सर। तो वही हमने बताया तुम्हें कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बेटा जिसके जो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड है, हैव मैग्नीट्यूड। क्या है इसके पास? हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो वही मैंने लिखा क्या? स्केलर आर फिजिकल क्वांटिटीज which are completely described by their magnitude only। सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। क्लियर हो गया है सर? बहुत मजेदार। जैसे कि एग्जांपल है मास, लेंथ, टाइम। अब घड़ी को तुम ऐसे करके ना जो हैंड वॉच में लगा लो, ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो, टाइम थोड़ी चेंज होगा भैया। एनर्जी ये सब क्या है? टेम्परेचर, स्केलर। बात को आगे बढ़ाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? अब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन बहुत इंडिपेंडेंट रोल प्ले करता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड। देखना वेक्टर क्या है? वेक्टर के पास क्या है? वेक्टर हैज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखो, व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज का मतलब होता है डायरेक्शन, सॉरी एज वेल एज का मतलब होता है ये भी हो, ठीक है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन और भी कुछ है, ये अधूरा स्टेटमेंट है जो तुम बचपन में पढ़ते थे कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये आधा है, हाफ है, ये आधा है। कुछ और भी इसके अंदर है। जैसे कि कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे मान लो करंट, इलेक्ट्रिसिटी। मान लो इधर की तरफ मैं करंट दिया, मान लो 2 एम्पियर का, तो प्रॉपर इधर ही तरफ काउंट होगा। आया बात समझ में? कोई इधर की तरफ आया मान लो, तो इधर की तरफ ही काउंट होगा 2 एम्पियर का। और ये दोनों मिलके कितना हो गया? तो सिंपल, ये दोनों अगर मान लो 60 डिग्री पे है तो ये दोनों मिला और यहां पे जाने वाला करंट कितना है ये। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। लेकिन हम सिंपल क्या करते हैं, इस टू को और इस टू को ऐड करके यहां पे लिख देते हैं 4 एम्पियर। अगर ये 2 एम्पियर क्वांटिटीज जो है करंट का, अगर ये 90 डिग्री पे भी होता, 2 एम्पियर मान लो इधर से आता और 2 एम्पियर मान लो इधर से आता, और मान लो ये इधर चला जाता, तो भी अपन यही बोलते कि 2 एम्पियर और 2 एम्पियर 90 डिग्री पे हो या 60 डिग्री पे हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। ये इधर जाके 4 एम्पियर ही हो रहा था। कहने का मतलब हम इसको सिंपली स्केलर सम कर देते हैं। इसके पीछे का एक लॉजिक है कि ये एक्चुअल में ये चार्ज का डेरिवेटिव है करंट। और चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूनिवर्सल लॉ है जो कभी इस दुनिया में फ्लॉप नहीं हो सकता। इसीलिए सुनना ध्यान से, इसीलिए ये जो करंट को हमने देखा है, इस पे कोई भी वेक्टर लॉ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ। इसको सिंपल क्या किया हमने? एल्जेब्रिक एडिशन से सॉल्व कर दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कहानी था तुम्हारा स्केलर, इसमें डायरेक्शन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड है, और इसमें सिंपल अलजेब्रा का यूज किया जाता है। इसको ऐड कैसे किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट? यूजिंग सिंपल अलजेब्रा। तो स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है यूजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, यूजिंग सिंपल अलजेब्रा। सिंपल अलजेब्रा, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है। लेकिन अब वेक्टर को पढ़ने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको जब तुमने देखा तो इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, दो दो, लेकिन इसको भी सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी था,
इसके पास डायरेक्शन भी था, फिर भी ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वेक्टर होने के लिए एक और चीज स्पेशल है। क्या? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एंड इट फॉलोज एंड इट फॉलो एंड इट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक और लॉ है, कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, ये लॉ कैसे होता है सर? पढ़ेंगे अपन आगे। अभी नाम समझ रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और इतना ही आवश्यक नहीं है किसी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करना चाहिए। तो इसीलिए जब हमने क्या देखा? करंट इलेक्ट्रिसिटी वो 2 एम्पियर इधर से आया, ऐड होके 4 हो गया। 2 एम्पियर 90 पे आया तो भी इसमें मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था, लेकिन करंट जो है वो कैसा क्वांटिटी है जानते हो? करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर हम मानते हैं। ऑल्दो ये एक क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसे हम स्केलर मान लेते हैं। एक नया क्वांटिटी है टेंसर, उसके बारे में लफड़े में मत फंसो, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कभी नहीं आएगा। बिल्कुल बकवास नहीं करना है, अभी टू द पॉइंट बात करना है और बढ़िया नॉलेज लेते हुए सीखना है। जब आएगा समय टेंसर भी बताऊंगा। तो इसीलिए इसको हम स्केलर मानते हैं कि इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन, बट it doesn't follow the triangle law of vector addition और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्केलर। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि किसी भी चीज को वेक्टर होने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉलो होना बहुत ही जरूरी है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉलो होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब उसे वेक्टर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई वो वेक्टर के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करता है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन? दीज आर द रूल्स जो पढ़ेंगे नीचे अभी। कौन सा लॉ है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको मैं बोलता हूं टीलोवा और पीलोवा। तो ये क्या है बेटा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या मैं बोलता हूं? टीलोवा। टी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टीलोवा। और ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या बोलता हूं मैं? पीलोवा। लोवा सुनते तो तुम्हें मजा ही आ जाता। अरे अरे लबू लबू, हाँ पी लबू, हाँ टी लबू, हाँ आया बात समझ में बेटा? इसे फॉलो करना चाहिए तभी वो वेक्टर होगा। क्या ऐसे क्वांटिटी है हमारे पास सर? क्या हमें पता है ऐसा क्वांटिटी सर? हाँ बिल्कुल पता है। तो ये पूरा मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप पढ़िएगा अच्छे से। वेक्टर्स आर दोस फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे ओबे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। क्या होता है ये दोनों? अपन नीचे पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या है सर? इसका कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो मैं ए से चला और बी तक चला, तो एक क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। ये क्वांटिटी हमेशा क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है ये। तो यस, डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शन भी है, और एक यूनिक डायरेक्शन है, इसीलिए एक यूनिक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, अगर मैं बोलूं कि मैं एक पार्टिकल है एम मास का जो चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, मान लो एम एम इज इक्वल टू मान लो 1 kg का है, वो चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और मैं बोलूं इधर का कोई डायरेक्शन नाम दे दूं, टुवर्ड्स ईस्ट बोल दूं। अगर मैं ये बोलता हूं कि 1 kg का पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स ईस्ट चल रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट, तब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि मैंने श्योर किया इसके डायरेक्शन को, इसमें मैग्नीट्यूड भी दिया और इसका डायरेक्शन श्योर किया कि भैया तू इधर ही चलेगा। अगर मैं बोलूं कि कोई पार्टिकल है वो चल रहा है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना के इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, मैंने इंश्योर किया कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री लिया और शो चले जा रहा है, मुड़ ही नहीं रहा है कहीं पे, तो कंफर्म किया मैग्नीट्यूड को
कि ये 5 का है और डायरेक्शन को कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे है, एंटी क्लॉकवाइज में है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, सब पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं है। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसी को बोल दूं एक्सेलरेशन, मैं बोलूं कि m मास का पार्टिकल है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड से इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर देगा। 2 मीटर पर सेकेंड बोलूंगा तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देगा। बात आ रही है समझ में बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल दूंगा तो क्या बोलोगे, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बात आ रही है समझ में? अब एक चीज है फोर्स। फोर्स क्या है, सपोज करो ये एक पार्टिकल है, ओके, और ये यहां पे पड़ा हुआ है। अगर मैं इस पार्टिकल को इधर की तरफ फोर्स लगाऊं तो गारंटी है इसका मूवमेंट इसी डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ धक्का दूं तो ये टूट जाएगा, तो ये नीचे ही जाएगा। अगर मैं इस पार्टिकल को फोर्स लगा के ऊपर खींचूं तो ये ऊपर ही जाएगा। यानी कि फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है, एक पर्टिकुलर वैल्यू 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन से मैं धक्का दूंगा, और इसमें एक डायरेक्शन दूंगा कि मैं 30 डिग्री एंगल पे दिया, ऊपर दिया, हॉरिजॉन्टल दिया, वर्टिकल दिया, एक यूनिक डायरेक्शन इंडिकेट हो रहा है। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्या है मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है, ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल देखेंगे, जैसे सपोज करो मैंने बोला एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी है जिसके पास मोमेंटम है p, कितना, मान लो इसका मास है 2 kg का, और मान लो ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। तो ये हो गया 2 इंटू 1, तो ये क्या होगा, मोमेंटम क्या इतना है इसका, मोमेंटम कितना है इसका, जल्दी बताओ, 2 kg मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, ये सब चीज अब सीखते चलो। ये क्या हो गया, मोमेंटम। तो मैं बोलूं किसी पार्टिकल का मोमेंटम है 2 kg मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो जब तक मैं ये नहीं बोलूंगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तब तक मैं कंफर्म नहीं किया इसके डायरेक्शन को, तो ये मोमेंटम नहीं होगा। अगर मैं बोलूं एक पार्टिकल का मोमेंटम है 2 kg पर मीटर, 2 kg मीटर पर सेकेंड, तो ये गलत स्टेटमेंट होगा वेक्टरली, क्योंकि ये मोमेंटम में एक डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, तो दोनों बोलना जरूरी है। इंपल्स क्या होता है, ये इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होता है। किसके डायरेक्शन में होता है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम, तो इसी को बोलते हैं इंपल्स। तो इंपल्स को बोलते हैं जे से डिनोट करते हैं, और ये होता है डेल्टा पी। डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज। कैसा चेंज, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने से वेक्टर ही मिलता है, तो इंपल्स जो है, जो जे से इंडिकेट होता है, वो चेंज इन मोमेंटम को बताता है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से मैंने बताया। 12 में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो 12 वाले बच्चों को भी वेक्टर वेक्टर खेलने को मिलता है और पूरा मैकेनिक्स का भरपूर यूज होता है, इसीलिए अपन सबसे पहले वेक्टर पढ़ना शुरू किए हैं। मस्त वाला मजा आ रहा है और आप लोग एकदम इन्वॉल्व हो मेरे साथ टीचिंग में, तो आप सभी मेरे लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक्स और कमेंट्स तो आप लोग कर ही देते हो, लेकिन शेयर कीजिएगा, तभी ये जन जन तक पहुंचेगा। मेरा मिशन है कि एक अच्छा कंटेंट इंडिया के गांव-गांव तक पहुंचे बेटा, जिससे कि जब तक बच्चों को पढ़ाई के लिए एक सब्जेक्ट में कंट्रोल नहीं आ जाता है, एक मजा नहीं आने लगता है, तब तक वो पढ़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं भारत देश के हर एक बच्चे को फिजिक्स का मैं डर खत्म कर दूं, और चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो वहां भी वो 100 स्कोर करे, चाहे वो 10th का एग्जाम हो, 11th का, 12th का, नीट का, जेई का, फिजिक्स का मतलब आदित्य आनंद समझ में आना चाहिए उन बच्चों को, क्योंकि मैं अब कंप्लीट अपना करियर यूट्यूब में ही इन्वॉल्व कर दिया हूं, और मैं कहीं भी अभी कोई भी कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन करूंगा, मैंने यही डिसाइड किया है। तो आप सभी हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, देते रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों का बस 5 10 20 सेकंड लगता है, आप अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, स्कूल में बच्चों को शेयर कर सकते हैं और सबको फैला सकते हैं। तो ये आपसे मुझे जरूर हेल्प चाहिए। चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार, फटाफट से काम करते हैं। तो हमने बड़ा अच्छे से सर समझ लिया है, स्केलर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ नंबर्स है 2 3 4 5, 1 1/2, 2/3, फ्रैक्शंस भी, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा का यूज नहीं करेगा। सिंपल अलजेब्रा जो प्लस माइनस वाला हम पढ़ते हैं वो यूज करता है, वो स्केलर है। लेकिन वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, उसको एंटिटी को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल क्या है बेटा? फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हम पढ़ने वाले हैं सर। ग्रेट, बहुत ही मजेदार कहानी चल रहा है। तो जितना अभी तक पढ़े हैं, क्या इसमें कोई न्यूमेरिकल होगा क्या? देखते हैं। तो पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जल्दी। सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले मुझे बताइए आप लोग कि यहां पे मैंने ये क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी अ वेक्टर? कौन सा ऐसा क्वांटिटी जो वेक्टर नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है, सॉरी, विच कैन बी अ वेक्टर? कौन सा ऐसा क्वांटिटी जो वेक्टर है? अब आप लोग ये सोचेंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसा दिया? मेरे हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत सोच समझ के लाऊंगा आपसे, जो आपका रियल डेवलपमेंट कराएगा बेटा। इसका डीपीपी भी कल सुबह मिलेगा आपको। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी अ वेक्टर। तो अभी तक आपने पढ़ा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? अरे यार, क्यूब है या सिलेंडर है या क्यूबॉइड है, इसका कोई भी चीज का वॉल्यूम देखो। अब तुम इसको कैसे भी रख दो, शेप में रखो या एंगल पे रखो, उठा के रखो, जितना इसका वॉल्यूम है वही रहेगा। क्या वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पे? नहीं। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मास तो अभी तुरंत पढ़ा नहीं है, घड़ी तो अभी तुरंत पढ़ा नहीं है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एरिया। तो तुम सोचोगे सर एरिया, एरिया भी तो नहीं है सर। जैसे कि ये वाला एरिया देख लो, अब ऐसे लो एरिया या ऐसे लो एरिया, एरिया तो इतना ही आएगा। या ऐसे लो एरिया, एरिया तो इतना ही आएगा। ऐसा नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो कैसे, यही सिखाने के लिए क्वेश्चन लिया मैंने। और पूरा 12 में बेटा ये यूज करेंगे, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। गाना गाएंगे, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो इसीलिए पहले ही समझा दो एरिया वेक्टर कैसे। तो देखो, एक्चुअल में हम अगर ये एक क्यूबॉइड लिया मैंने, सपोज करो, तो इसमें कितने साइड्स हैं वो देखो। जैसे अपने जिस रूम में बैठे उस रूम को देख लो। तो सामने एक दीवार होगा, पीछे एक दीवार होगा, लेफ्ट में एक, राइट में एक, ऊपर छत होगा और नीचे फ्लोर होगा जिसपे तुम्हारा चेयर बैठा होगा, है कि नहीं दोस्त? तो ये एरिया है। लेकिन जब तुम एक एक एरिया को पर्टिकुलरली देखोगे बेटा, एक एक एरिया को पर्टिकुलरली देखना शुरू करोगे, जैसे इसे देखा मैंने, सपोज करो इसे देखा, इस एरिया को, तो इसको देखने के लिए तुम इससे हमेशा बाहर खड़े हो जाते हो या इसी के अंदर घुस जाते हो। मैं तो इसके अंदर जाके देखूंगा एरिया, ऐसा करते हो क्या? नहीं ना। तुमको कभी भी एरिया देख रहे हो तो तुम बाहर खड़े हो। अरे वाह, सर ने एक क्वेश्चन दिया है, मैं खुश हूं, बहुत बढ़िया। अच्छा, कलरफुल बाल वाली बच्ची, कलरफुल बाल वाली बच्ची है। चलो, अब जब तुम इसे देखते हो तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड है, बोलो हाँ है ना? और इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होता है। किधर होता है? आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ। ये इसका डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर का। इसको बोलते हैं एन कैप। हमेशा इसका डायरेक्शन किधर होता है? आउटवर्ड। देखो, इंग्लिश समझो, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, आउट मतलब बाहर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लोग, आप ही के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब, या फिर एक और वर्ड होता है नॉर्मल के बदले, क्या? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल। आज के बाद से कभी मैं बोलूं नॉर्मल, ऑर्थोगोनल, या फिर लिखूं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इन सब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री के एंगल पे हो। तो यहां पे ये जो एरिया है और इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये एरिया था, टुक टुक टुक। तो ये इसका एरिया वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसका डायरेक्शन भी है। सिमिलरली इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, ये फ्लोर का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। तो जहां भी तुम देखते हो वहां से बाहर की तरफ। अब ये जो है, ये वाला, ये सामने जो है, ये जो सामने दिख रहा है आपको, इसको जरा सा देखिए। ये जो सामने सामने दिख रहा है, ये सामने सामने वाला है, देख रहे हो ना? ये सामने वाला दीवार है और ये अंदर वाला दीवार है। देखो दोनों को, देख रहे हो? ये सामने वाला दीवार है और ये अंदर वाला दीवार है, देख रहे हो? इसको समझ रहे हो? तो इसका डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे अपन? तो अपन यहां पे दिखाने का तरीका है क्या? यहां से बाहर की तरफ टूं, ऐसे टूं बाहर की तरफ। ये देखो, ये देखो, नीब, नीब तुम्हारे आंखों में जाएगा, टूं। इसको हम डिनोट करते हैं बेटा डॉट से। डॉट, अगर मैं लिख दूं डॉट तो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझो। अगर मैं लिख दूं डॉट, अब देखो यहां पे मैं ज्ञान दे रहा हूं तुम्हें बहुत तगड़ा। तो इसका मतलब क्या है सर? इस डॉट का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन। क्या मतलब होता है? आउटसाइड। आउटसाइड मतलब हिंदी वाले भैया लोग बाहर की तरफ। तो ये क्या है? आउटसाइड द प्लेन। और अगर मैं लिख दूं तो इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ थोड़ी घुस जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल है। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो यहां पे मैंने डॉट लिख दिया है, ये मैं दिखा दिया कि ये ऐसा है। इसको इंडिकेट करने का ये तरीका है, क्योंकि ये 3D डायग्राम है, प्लेन में अपन नहीं दिखा सकते, इसीलिए ये तरीका यूज किया जाता है। और इसका ऐसे क्रॉस, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, ऐसे अंदर की तरफ, खूब चू चला गया अंदर की तरफ। तो यहां पे याद रखेंगे, आज से आपको दो चीज और बता दिया मैंने। क्रॉस और डॉट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। तो अब हमें सब कुछ समझ में आ गया कि सर एक बड़ा ही अच्छा वेक्टर क्वांटिटी आपने सिखाया, कॉल्ड एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर है, हमेशा हम कैसे इंडिकेट करते हैं? एरिया वेक्टर। 12 क्लास का फिजिक्स में खूब यूज करेंगे, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ में। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो उस समय में रोने मत लगना, नहीं तो खोपड़िया उड़ा दूंगा तुम्हारा। जैसे सपोज कर लो मेरे पास एक ग्लास है, मैं बोलूं इसका बताओ एरिया वेक्टर किधर है, तो इसके ऊपर ऐसे नॉर्मल तो इधर होगा, यहां पे हर एक पॉइंट पे बाहर की तरफ, यहां पे इधर 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 की तरफ। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है, इसका एरिया वेक्टर किधर है? आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली मतलब रेडियस, यहां पे एक सर्कल बना दोगे तो रेडियस बनेगा, तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। जबकि इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। अगर मान लो यहां पे बंद है, तो यहां पे क्या करोगे? बाहर की तरफ। खुला नहीं है, बंद है, मान लो ये क्लोज्ड एरिया है। क्या बात समझ में आ गया सब लोगों को? एरिया वेक्टर पूरा मजेदार तरीके से समझोगे। जैसे सपोज करो मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, इसका एरिया वेक्टर तो ये है, तो ऐसे ऊपर की तरफ टुक, ये है टुक, ये है टुकाक, ये है टुकचू, टुकचू टुकचू, यहां पे है पुकचू, यहां पे है होपचू। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नीचे। तो दिस इज एरिया वेक्टर। एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। एक बार अगर आदित्यानंद तुम्हें कुछ बता दिया तो वो याद रखना है बेटा, ध्यान में रखना है, तभी तो मजा है ना सर पढ़ाई का। यस सर, बहुत बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन आपने कवर करवा दिया कि एरिया वेक्टर को अब हम कभी नहीं भूलेंगे। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाओगे, आप बोलोगे बेटा एरिया क्या है, हम बोलेंगे वेक्टर है। डायरेक्शन किधर है? बाहर खड़ा करके देखेंगे। कोई भी क्लोज्ड एरिया, कोई भी क्लोज्ड एरिया का डायरेक्शन हमेशा बाहर खड़ा करके देखेंगे और वो आउटवर्ड नॉर्मल होता है। कुछ एरिया ओपन होता है। ये कौन सा एरिया है? क्लोज्ड एरिया। कौन सा एरिया है? क्लोज्ड एरिया, बंद है चारों तरफ से, तो हमेशा बाहर खड़ा होकर देखोगे। क्लोज्ड एरिया कहां देखोगे? बाहर खड़ा होके। कुछ एरिया ओपन होता है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ये एक सर्कुलर एरिया ले लिया, तो इसमें ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। इसका डायरेक्शन किधर होगा कोई बोलता है, तो हम यूनिकली नहीं बता सकते। ओपन एरिया का डायरेक्शन यूनिक नहीं बता सकते। अगर कोई बंदा एरिया को ओपन कर देता है, जैसे कि सिंपल मैं एक प्लेट लेता हूं, यहां पे ऐसे ओपन एरिया है, जैसे कि ये है ओपन एरिया, तो ये ऊपर होगा और नीचे होगा, दोनों तरफ हो सकता है। अब ये क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ेगा, जैसा वैसा हम लेते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो ओपन एरिया है, अगर कोई खुला हुआ एरिया है, जैसे रिंग है, किधर है एरिया वेक्टर? ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी। लेकिन कोई स्फीयर है तो हमेशा बाहर खड़ा हो गए, तो रेडियस के बाहर की तरफ, रेडियस के बाहर की तरफ, रेडियस के बाहर की तरफ, रेडियस से 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 बाहर की तरफ। तो अगर कोई स्फीयर है तो इसका एरिया क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड, 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 आउटवर्ड। डन। यस, समझदार तरीके से हमने ये भी समझ लिया। चलिए, तो हमने वेक्टर को बड़ा अच्छे से समझा, हमने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पे से एरिया वेक्टर को बड़ा अच्छे से समझा सर। चलिए फिर से एक और क्वेश्चन मैं उठाता हूं यहीं से आप लोगों के लिए। चलिए ध्यान से देखेंगे, कौन सा एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए जल्दी से। बोल रहा आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। कौन वेक्टर क्वांटिटी है? तो अभी क्योंकि मैंने यूनिट एंड डायमेंशंस वगैरह नहीं पढ़ाया है, ज्यादा नहीं पढ़ाया, पहला ही है, तो कुछ कुछ क्वांटिटी जो नए बच्चे होंगे 10th में 11th में होंगे, या कोई कभी नहीं देखे हैं इन सब का नाम, तो बिल्कुल मत हड़बड़ाइए। एक एक चीज धीरे धीरे सीखते जाएंगे, तब समझ में आएगा। यहाँ पे जो भी चीज का नाम देंगे वो फिजिक्स में आगे के चैप्टर में आएगा। यस सर। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बात है कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ए से बी तक जाना है, तो आप कैसे भी जाओ,
डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला मैंने। तो डिस्टेंस कोई बंदा ऐसे जा सकता है, कोई ऐसे जा सकता है, कोई ऐसे ऐसे नाच नाच के जा सकता है। तो डिस्टेंस से इस बात की श्योरिटी नहीं होती है। मैग्नीट्यूड तो पता चल जाता है पाथ लेंथ, लेकिन किधर की तरफ गया तो डायरेक्शन इसके पास नहीं होता, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। हीट, अब यार हीट जो तुम किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हर एक डायरेक्शन में जाता है मॉलिक्यूल के पास, उसको एनर्जी देता है, समझ गए ना। तो ये हीट जो होता है ये फ्लो ऑफ एनर्जी है, ट्रांजिएंट फ्लो ऑफ एनर्जी है, एक बहता हुआ एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी का वो हीट होता है। तो वो किस डायरेक्शन में बह रहा है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। एनर्जी, मैं भाग रहा हूं इधर की तरफ या इधर की तरफ या इधर की तरफ या ऊपर की तरफ या इधर, अगर मेरा मास और स्पीड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रही है। अगर मेरा मास और बॉडी में एनर्जी दो तरीके से होता है, पोटेंशियल एनर्जी का एक बहुत तगड़ा इफेक्ट है, तो सीधा एमजीएच सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरीके का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, तो बहुत तरीके का होता है, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। बस इतना समझिए आप कि काइनेटिक एनर्जी से समझ में आ गया आपको कि इधर दौड़ो इधर दौड़ो इधर दौड़ो इधर दौड़ो, हाफ एम वी स्क्वायर सेम ही रहता है। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। तो बचा क्या, एंगुलर मोमेंटम। आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में अभी नहीं पता है तो वरीड मत होइए, इसको बोलते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। तो ऑप्शन से कैसे खेलना है वो सिखाना था मुझे इस क्वेश्चन में, कि अगर कोई चीज नहीं भी आता है और बाकी चीज आता है तो आप तुरंत टिक करके निकल देंगे। वैसे एंगुलर मोमेंटम को हम एल से इंडिकेट करते हैं, ये होता है आर क्रॉस पी, पी होता है लीनियर मोमेंटम और ये होता है आर क्रॉस एम बी। ये कहां पे आएगा सर, ये आएगा एक दूसरे चैप्टर में कॉल्ड रोटेशन, वहां पे ये सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे एंगुलर मोमेंटम में एक यूनिक डायरेक्शन होता है। ठीक है बेटा, तो अभी बस ध्यान रखना पड़ेगा कि यस एंगुलर मोमेंटम एक रेडियल वेक्टर और लीनियर मोमेंटम जो कि वेक्टर क्वांटिटी था उसका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो हम पढ़ेंगे भी। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो चीज का एक वेक्टर को इंडिकेट करता है, ये अपन सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सिखाना है मुझे, कि चार ऑप्शन में से तीन नहीं हुआ तो चौथा हो जाएगा। क्योंकि नीट जेई ये सब जितने भी एग्जाम है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ज्यादा फोकस कर रहा हूं अभी यहाँ पे, तो बच्चे वहां पे क्या होता है जल्दी से बताओ, ऑप्शंस रहता है, तो वो फायदा के लिए है, उससे हमें फायदा उठाना है, तो तुरंत से उसको हमें टैकल करना आना चाहिए। अब ये दोनों क्वेश्चंस के बाद अपन आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, सॉरी माय बैड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जरा देखिएगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम एक एरो का यूज करते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये एक ए वेक्टर है, तो ए और इसके ऊपर में ऐसे ग्राफिकली हम ऐसे लिखते हैं। ये होता है टेल, टेल मतलब पूंछ, और ये होता है हेड, हेड मतलब माथा। अब सुनना ध्यान से, ये एक डायरेक्शन को बताता है, और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये क्या है, ये क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज लेंथ। लेंथ जो होगा वेक्टर का वो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के, यानी कि जितना लेंथ उतना ही मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर मैं बोलता हूं कोई एक वेक्टर है ए, जिसको मैं इंडिकेट किया, जैसे मैंने इस तरीके से इंडिकेट किया, तो इसमें एक हेड होगा, ये एरो की तरह एक टेल होगा, और ये जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे कि सपोज कीजिए मेरे पास डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए तीन वेक्टर है। जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज करो, एक बढ़िया चीज सिखाता हूं, जिसे एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, जैसे वाई डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, जैसे जेड डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, मैंने क्या किया, यहां पे डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा हूं। ये जो मैंने ऐसे लिखा है ये ऐसे नहीं है, ये कैसे है सर, ये बिल्कुल यहां से बाहर की तरफ है, तो चू ऐसे है, तो मतलब ऐसे ऐसे तो तुम्हारी तरफ आ रहा है समझ में कुछ। तो ये एक एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट करता है फिजिक्स में, और कहीं पे भी, ठीक। इसे बोलते हैं अपन वाई डायरेक्शन।
और ये जो चीज है ये मैं ऐसे नहीं बना सकता उठा के, इसको उठा के ऐसे नहीं बना सकता, इसीलिए ऐसे लिखने का तरीका है। ये जेड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो वेक्टर में बेटा हर एक डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास एक यूनिक वेक्टर है। हर एक डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। अभी मैं इसकी बात करने वाला हूं वैसे डिटेल में, लेकिन ऐसे ही अभी जरूरत पड़ गया मुझे समझाने के लिए इसलिए बोला। तो एक्स डायरेक्शन में इंडिकेट करने के लिए हमारे पास आई और ऊपर में कैप। इसको कैसे रीड करते हैं जल्दी से बताओ? आई कैप। क्या बोलते हैं? आई, आई कैप। इट इज, इसको कैसे रीड करोगे? आई कैप। ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई टेल यू, जस्ट वेट। वाई डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए है जे कैप। क्या बोलते हैं? जे कैप। और जेड डायरेक्शन के लिए के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। आई कैप क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। जे कैप इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। के कैप इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। अब ऐसा है कि एक्स ही होगा, माइनस एक्स भी होता है। हाँ सर, तो माइनस एक्स इधर की तरफ लिख लीजिए आप। अच्छा, तो अगर आई कैप एक्स की तरफ है तो माइनस आई कैप हो जाएगा माइनस एक्स की तरफ। देखिए, वाई कैप के अपोजिट में भी होगा ना सर? हाँ बेटा, किसने बोला नहीं होगा यार? नीचे लिख लीजिए। तो ये y के अपोजिट में है तो ये क्या होगा? माइनस जे कैप माइनस वाई डायरेक्शन में। सिमिलरली के इधर है तो माइनस के अंदर होगा। अभी मैंने तुम्हें बताया है कि अंदर के लिए क्या होता है, जल्दी बताओ। अंदर के लिए क्या होता है, जल्दी बताओ। अंदर के लिए होता है क्रॉस। इनसाइड द प्लेन के लिए होता है क्रॉस। क्रॉस मतलब अंदर। ऑल्दो डॉट लिख के मैं यहां पे जे का काम चला सकता था। जैसे ये जे है, इस जे को हटा के अगर मैं डॉट जे लिख देता तो भी चलता। और यहां पे मैं लिख दूं क्रॉस माइनस जे तो भी चलेगा। और माइनस जे अंदर की तरफ है और ये क्या होगा? माइनस के कैप। तो ये देखो, एक्स के अपोजिट में माइनस एक्स, वाई के अपोजिट में माइनस वाई, जेड के अपोजिट में माइनस जेड जो अंदर की तरफ है। तो ये होगा के, तो इसके अपोजिट में माइनस के। तो ये सब क्या है? डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए हमने यहां पे तीन यूनिट वेक्टर बना के बैठा हुआ है कि एक्स में कोई चीज होगा आई से काम चल जाएगा, वाई में कोई चीज होगा जे से काम चल जाएगा, और जेड में कोई चीज होगा के से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये ऊपर में टोपी नहीं पहनाते हैं, कैप मतलब टोपा, तो टोपा अगर नहीं पहनाएंगे तो ये निपट जाएगा भैया। टोपा अगर नहीं पहनाएंगे तो ये निपट जाएगा। देखो, डेडिकेशन मुझे चाहिए, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। आई टेल यू, इंडिया के किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के टीचर ने आज तक वो कंटेंट नहीं दिया होगा जो मैं दे रहा हूं। जेईई या नीट कोई भी एग्जाम हो, यहां पे जो यूट्यूब पे मैं पूरा पढ़ाऊंगा सेशन, पूरा कंप्लीट होगा सेशन यार। मैं तैयार हूं। मैंने अपना दिमाग सेट कर लिया है, तुम सेट करो कि क्या तुम इस साल फिजिक्स में 180 स्कोर करना चाहते हो और तुम कॉन्सिस्टेंस मेहनत करते हो, चाहे तुम तबीयत खराब है, चाहे तुम्हें डिसेंट्री आ गया, चाहे बुखार है, क्या तुम्हारे अंदर वो कमिटमेंट और डेडिकेशन है? तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं 180 मार्क्स का, नीट हो या जेईई मेन हो, यहीं से आएगा सारा क्वेश्चन। मैं लेवल इतना बढ़ा दूंगा तुम्हें, और स्टार्ट बिल्कुल 9th क्लास की फिजिक्स से करूंगा, निहायती बेसिक। वो तुम लोग कमेंट करके बता ही रहे हो। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए यार। तुम्हारा प्यार से मुझे इतना एनर्जी मिल रहा है, इतना ऊर्जा मिल रहा है कि मैं क्या बताऊं दोस्तों। आपका आभार जीवन भर रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने इतने दिनों में जो धमाल मचाया है ना, वो मुझे इतना ताकत दे रहा है कि मैं रात दिन एक कर दिया हूं यार। 17-18 घंटे मेहनत करने में मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो याद रखना, एक सक्सेसफुल पर्सन जो होता है ना, उसका दिमाग में एक ही चीज होता है, उसका गोल फोकस्ड होता है, उसका विजन क्लियर होता है, उसका पाथ उसे दिख रहा होता है। मुझे तीनों चीज क्लियर है भाई, कि पूरा साल मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना है, मुझे 180 बच्चों को दिलाना है। नीट हो या जेईई मेन हो, हर एक बच्चे को 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो नीट का तो फोड़ ही देंगे अपन, और लेवल अप धीरे धीरे करेंगे, जिससे जेईई मेन तक का क्वेश्चन क्लास नोट से आएगा और कहीं से नहीं। एक पेपर नहीं, एनटीए को जितना पेपर लेना हो उतना ले, आएगा क्वेश्चन यहीं से। अब तो खुलेआम चैलेंज है यूट्यूब की दुनिया में, अब क्या। लेकिन तुम बेटा अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो,
तुम बेटा अपने टारगेट को दिमाग और दिल में सेट करो कि कोई भी इमोशंस तुम्हारे टारगेट को हिला ना पाए, तभी हम ये गोल अचीव कर पाएंगे। मैं तो भैया सेट हो चुका हूं, तुम सेट हो कि तुम चाहते हो, कंसिस्टेंसी से करोगे। पूरा 180 टारगेट है फिजिक्स का, तो तुम्हारे लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स का मतलब सुबह 8:30 बजे 11th और शाम के 8:30 बजे पीएम में वेक्टर के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑप्टिक्स से शुरू। तो मजे में चलेगा 11th और 12th पैरेलल में, और सबसे बेस्ट कंटेंट की गारंटी मैं दे रहा हूं। आज तक किसी ऐप या ऑनलाइन में नहीं होगा प्लेटफॉर्म में, वो प्रैक्टिस में कराऊंगा। इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि दुनिया में कुछ बचेगा ही नहीं भैया। अभी तो शुरुआत हुई है देखिए। लेकिन बेटा याद रखना, तुम्हारा एटीट्यूड टुवर्ड्स योर गोल, तुम्हारा डेडिकेशन टुवर्ड्स योर गोल डिसाइड करेगा कि तुम कहां पहुंचोगे। मैं तो फिर से अपना जान लगाने के लिए तैयार हूं। चलिए सर, ये क्यों बताया सर आपने? क्योंकि ये जो कोई वेक्टर है, जैसे एक ए वेक्टर, अगर मान लो इसको मैं मान लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो मैं लिखता हूं 7i कैप। इसका मतलब ये जो 7 है, ये इंडिकेट कर रहा है इसके मैग्नीट्यूड को। 7 यूनिट को इंडिकेट कर रहा है, जिसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। 7 यूनिट का कोई एक वेक्टर है जो आई डायरेक्शन में है। अब ये वेक्टर मीटर पर सेकंड लगा दूंगा तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर न्यूटन लगा दूंगा तो ये फोर्स हो जाएगा। तो कोई भी वेक्टर हो सकता है, ये वेलोसिटी हो सकता है, ये एक्सेलरेशन हो सकता है, ये न्यूटन हो सकता है। ये सब क्या है सर? ये यूनिट है बेटा। किसका यूनिट है? वेलोसिटी का यूनिट है ये। अच्छा, कब पढ़ेंगे सर? ये पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। इससे 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। अभी आप लोग ये सब पढ़ोगे नहीं, तो धीरे धीरे चैप्टर पढ़ेंगे, तब आप लोगों को पूरा क्वांटिटी का नाम याद हो जाएगा, तब पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। ये क्या होगा? एक्सेलरेशन बेटा। ये क्या होगा? न्यूटन जो है वो फोर्स को इंडिकेट करता है बेटा। ये सब यूनिट है, साई यूनिट है बेटा। तो इसमें कुछ भी लगा दूंगा यूनिट तो वो इंडिकेट हो जाएगा। मतलब ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, डायरेक्शन आई कैप है। ये इनमें से कोई भी हो सकता है, जिसका भी यूनिट लगाऊंगा वो हो जाएगा। तो ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो लगाएंगे बेटा। समझ में आ गया? उसमें दोनों चीज आएगा, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। और अगर मैंने बोला ये एक वेक्टर है, तो इसका मतलब इस ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टरेशन को फॉलो करेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टरेशन को फॉलो करेगा। वो अभी नीचे पढ़ेंगे कैसे होता है। बात को आगे बढ़ाते हैं। जब मैंने ये बता दिया तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। क्या सर? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। जैसे कोई भी वेक्टर है, सपोज करो ऐसा एक वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर को मैं कहीं भी लेके जा सकता हूं, इसको उठा के अपने पॉकेट में रख सकता हूं, वो भी पैरेलली। पैरेलली का क्या मतलब होता है सर? देखो ध्यान से। उसका मतलब होता है ऐसे, पैरेलली का 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 मतलब होता है ऐसे। मतलब उसी डायरेक्शन में आगे लेके ऊपर शिफ्ट कर दो, ऊपर शिफ्ट करके आगे लेके चले जाओ। मतलब 90 डिग्री में घूमो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, इसको पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं। तो ये सारा काम एक वेक्टर के साथ किया जाता है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर ये है, इसको इधर 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 कहीं भी कर सकता हूं। कोई दूसरा वेक्टर है, सपोज करो किसी एंगल पे है, मान लो इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, मान लो ऐसे कोई वेक्टर है। अब इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, अपने पॉकेट में रख के तुम्हारे घर तक ले जाके यहां कोने में रख सकता हूं। दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। इसको ऐसे किया, ऐसे पैरेलल, और शिफ्ट कर दिया यहां पे। दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। इसको मैं ऐसे ले जाके तुम्हारे दोस्त को गिफ्ट कर सकता हूं, इसको मैं तुम्हारे घर के नीचे लगा सकता हूं, इसको मैं यहां पे लग सकता हूं, इसको मैं तुम्हारे किताब के ऊपर रख सकता हूं। बट हमेशा पैरेलल शिफ्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि अगर कोई एंगल ये बना रहा है एक्स एक्सिस से, वो एंगल कांस्टेंट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है 30 डिग्री, तो ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा। मतलब अगर ये एक हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे है, तो वो एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, इसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, तब ये वेक्टर सेम रहता है। अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए ही होगा, ये भी वेक्टर ए ही होगा, ये भी वेक्टर ए ही होगा, ये भी वेक्टर ए ही होगा। ये टेक्निक हम यूज करेंगे आगे। क्या? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को अपन क्या कर सकते हैं? पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ये भी ए ही होगा। अगर ये कोई वेक्टर इंडिकेट कर रहा है, मान लो बी वेक्टर को, तो ये भी बी वेक्टर ही है, ये भी बी वेक्टर ही है, इनमें सब बी वेक्टर है।
ओके, ये भी बी वेक्टर ही है, ये भी बी वेक्टर ही था, और ये भी बी वेक्टर ही होगा। मतलब दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है सर? ये है रोटेशन ऑफ वेक्टर। क्या है सर ये? रोटेशन। ये तो मैंने सिखा दिया। क्या सिखा दिया जल्दी से बताइए? पैरेलल शिफ्टिंग। अच्छा, इसको मैं नहीं हटा पाऊंगा क्या? चलिए जल्दी से देखिए, हटा देता हूँ, टेंशन मत लो तुम लोग यार, मैं हूं ना यहाँ पे जिंदा, तो टेंशन मत लो। तो इसको पहले ये सब हटाओ, और फिर थोड़ा सा ये पैरेलल शिफ्टिंग सिखा दिया, अब रोटेशन ऑफ वेक्टर को सिखाना चाह रहा हूं मैं। रोटेशन के लिए जगह बनाना चाहता हूं, समझ रहे हो ना? तो जगह बन गया। देखो सपोज करो मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है ए। अगर ये वेक्टर ए यहां से 30 डिग्री के एंगल पे है, अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर को रोटेट करके यहां से यहां कर दिया। पहले ये वेक्टर ऐसा था, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऐसा था, ऐसे। ठीक, इसको उठा के यहां पे कर दो। पहले ये था, पहले ये था लाल वाला वेक्टर ये था। अब मैंने क्या किया, इसको बोला भैया तू नाच जा, तो ये नाच के यहां पे चला गया मान लो। इसको मैंने बोला भैया तू नाच जा, ये नाच लिया। कैसे नाचा? ऐसे, इतना नाच लिया। इसको उठा के यहां पे रख दिया। तो ये वेक्टर ही ए है। ये वेक्टर अब अगर मैंने इधर रोटेट करा दिया किसी भी एंगल से, 10 डिग्री से, 20 डिग्री से, 30 डिग्री से, किसी भी एंगल से, तो अब ये वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका लेंथ वही है, बट इसका डायरेक्शन इधर हो गया। एक्स एक्सिस से सपोज करो पहले 30 डिग्री पे था, अब मैं यहाँ पे 60 डिग्री, या मान लो ये कितना हो जाएगा, 60 30 90 से ज्यादा दिख रहा है ना, 90 यहीं पे होगा। तो ये मान लो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ ये कितना दिख रहा है, लगभग 90 से थोड़ा सा कम दिख रहा है, 80 डिग्री मान लो घुमा दिया। तो अब पहले ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे था, इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री में था, और ये जो लेंथ है वो ए के बराबर था। लेकिन अब इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस से 110 डिग्री हो गया। तो ये डायरेक्शन चेंज होने के चलते अब वेक्टर चेंज हो गया। तो अगर मैं किसी वेक्टर को रोटेट करता हूं, अगर मैं किसी वेक्टर को क्या करता हूं, रोटेट, तो ऑन रोटेटिंग अ वेक्टर द वेक्टर विल चेंज। तो क्या होता है, ऑन रोटेटिंग अ वेक्टर, ऑन रोटेटिंग अ वेक्टर विल चेंज, अ वेक्टर विल चेंज। क्यों चेंज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ इस डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, although its magnitude will be same, although its magnitude will be same, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी वो वेक्टर सेम होता है, अदरवाइज वो वेक्टर चेंज हो जाता है। भले 5 न्यूटन का फोर्स मैं इधर लगाऊं और 5 न्यूटन का फोर्स मैं 30 डिग्री पे लगाऊं, ये दोनों अलग अलग वेक्टर होगा। 10 न्यूटन का फोर्स मैं इधर लगाऊं और 10 न्यूटन का फोर्स मैं इधर लगाऊं, ये दो अलग अलग वेक्टर होगा, क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है। बात आया समझ में? मजा आ गया? तो रोटेट करने से क्या होता है, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है। चलिए अभी तक जितना पढ़ा उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन फिर से करते हैं, फिर कुछ चीजें पढ़ेंगे। बहुत सुंदर। तो मैं एनसीईआरटी से भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाला हूं। क्या निकाला हूं बेटा? एनसीईआरटी से भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाला हूं। जल्दी से देखेंगे, आप लोग को जबरदस्त मजा देने के लिए यहाँ पे आ रखे। फटाफट से ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आराम से पढ़िएगा, कूल डाउन होके पॉज कीजिए इसको, फिर पढ़िएगा, ठीक है ना? क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो आप ये काम आराम से कर सकते हैं। चलिए आइए, बोल रहा है ये क्वेश्चन कि which of the following conditions are sufficient and essential, मतलब एक कंप्लीट चीज बोलता है। कभी कभी कोई बोलेगा इसेंशियल एंड सफिशिएंट, तो कंप्लीट डेफिनेशन की बात कर रहा है वो चीज की। फॉर अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया है ये क्वेश्चन मैंने। तो बोल रहा है कौन सा वेक्टर के लिए सफिशिएंट है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए, ये अधूरा है। मैंने अभी तुरंत बताया था जब मैंने डेफिनेशन सिखाना शुरू किया था, ये अधूरा है, हाफ ऑफ द डेफिनेशन है। वेक्टर के डेफिनेशन में टी लोवा एंड पी लोवा होना चाहिए। अगर ये तुम लोगों को याद था तो वो कमेंट करके अभी तुरंत बताओ, सर हमें टी लोवा और पी लोवा याद था। जल्दी से कमेंट करके बताओ, आपने बताया था अभी कि सर कोई भी चीज अगर वेक्टर होगा तो वो फॉलो करेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। सिर्फ ये नहीं है, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है,
ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, इसीलिए ये गलत है। मैग्नीट्यूड एंड एडिशन बोल रहा है, देखो डायरेक्शन नहीं बोला। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा, इसके चलते गलत हो गया। ऑर्डिनरी रूल्स नहीं है और डायरेक्शन की तो बात भी नहीं किया, इसलिए दोनों के चलते गलत हुआ। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बहुत बढ़िया, अभी तक ठीक है। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय वेक्टर लॉ, वो जो टी लोवा एंड पी लोवा है उसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही बोलते हैं। तो ये जनरल लॉ नहीं है, एल्जेब्रिक लॉ नहीं है, ये वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे लेकिन जरूर देखिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बाय ऑर्डिनरी रूल और अलजेब्रा जो है वो स्केलर के लिए होता है, वेक्टर के लिए नहीं होता है। तो इस तरीके से सारे ऑप्शंस को ढंग से पढ़ना है। आजकल बहुत ही बढ़िया ऑप्शन के बेसिस पे क्वेश्चन बन रहा है एनटीए में। आगे बढ़ेंगे, बोल रहा वेक्टर इज नॉट चेंज। मैंने क्या बताया कि पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर चेंज नहीं होता, लेकिन वेक्टर चेंज होता है रोटेट करने से, वेक्टर चेंज होता है उसका लेंथ चेंज कर देने से, वेक्टर चेंज होता है उसके डायरेक्शन को हिला देने से। ऐसे ऐसे है ये और ये अलग अलग हो जाएगा। रोटेट करने से भी होता है। तो पढ़ो, बोला वेक्टर इज नॉट चेंज्ड, नॉट पे ध्यान देंगे आप लोग। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, एकदम सही लाइन है। लेकिन इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्रेरी, मतलब होता है कोई भी, हिंदी वाले भैया लोग, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी एंगल, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, कोई भी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है फिक्स्ड एंगल नहीं, कोई भी एंगल से रोटेट कर दो, वो आर्बिट्रेरी होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मुझे समझ आया अभी तुरंत, ये आर्बिट्रेरी को सुन के अभी बताता हूं। वेक्टर चेंज होता है रोटेशन से, लेकिन कितना एंगल पे चेंज नहीं होगा ये बताओ तो। वेक्टर, एक मिनट होल्ड कर दिया मैंने क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सीखा मैंने अभी यहां से तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, कि वेक्टर रोटेट करने से भी चेंज नहीं होगा। यदि उसे 2 पाए 360 डिग्री तक रोटेट कर दिया जाए, ओ भाई साहब ये बता रहा था, देखो 2 पाए यानी कि 360 डिग्री अगर तुम रोटेट कर दिए तो वेक्टर विल नॉट चेंज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर विल नॉट चेंज। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भैया, कोई भी एंगल से रोटेट करने से ये चेंज हो जाएगा, लेकिन यदि इसको तुमने घुमाया, ऐसा था ये, और तुम इसको घुमाना शुरू किए, घुमाए तुम इसको, देखो यहाँ पे घुमाए, इसको कॉपी करके यहाँ पे छोड़ देता हूं मैं छुटकी सा को, और इसको घुमाना शुरू किया, टक 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 टक, वही पहुंच गया। अरे देख रहे हो तुम लोग कि नहीं भैया? अरे देख रहे हो कि नहीं तुम लोग भैया? अरे देख रहे हो कि नहीं तुम लोग भैया? ये वेक्टर था, घुमाया, टक 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 टक, इसको बोलते हैं 360 डिग्री का रोटेशन। मैं ऐसे तुम्हारी तरफ हूं, मैं वही वेक्टर था, अभी भी हो गया। कितना घुमा? 360 डिग्री घूम गया बेटा। तो 360 डिग्री घूमने से वेक्टर में चेंज नहीं हुई है। समझ आया? मजा आया, और जबरदस्त मजा आ रहा है तुम्हें फिजिक्स में बेटा। तो इसी तरीके से एकदम कब्जे में कर लेना है फिजिक्स को। चलिए, तो जल्दी से कमेंट करके बता देना। अगला, तो सर ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला था। हाँ, इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्रेरी एंगल। आर्बिट्रेरी बोल के इसने बोला कोई भी एंगल से रोटेट कर दो, इसने 2 पाई नहीं बोला। लेकिन अगर बोलता अ वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 2 पाई, तो भी वेक्टर चेंज नहीं करेगा। ध्यान रखना है ये चीज। तो इट इज डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ। आर्बिट्रेरी के चक्कर में ये गलत हुआ। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा चीज सीखा यार। सबको मजा आया तो बताना, तो मस्त वाला मजा आया। मैं मस्त वाला मजा दिलाऊंगा फिजिक्स में। इट इज मल्टीप्लाइड अ यूनिट वेक्टर, मतलब कोई भी एक वेक्टर है और एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो मैं यूनिट वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड 1, लेकिन इसका डायरेक्शन होता है। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो वेक्टर इसका रूपरेखा, इसका डायरेक्शन ले लेगा, तो डायरेक्शन चेंज होने के चलते ये गलत हो जाएगा। इट इज मल्टीप्लाई बाय एन आर्बिट्रेरी स्केलर। स्केलर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी तुरंत बताया। स्केलर कोई भी समझे ना तो समझ लो इसके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने से क्या चेंज होगा? ये लेंथ चेंज हो जाएगा। कोई वेक्टर मान लो ऐसा है, 1 यूनिट वाला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 यूनिट वाला हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 2 3 4 यूनिट वाला हो जाएगा, अगर इसको आधा किया तो आधा यूनिट वाला हो जाएगा। तो ये वेक्टर चेंज हो रहा है बेटा।
अगर कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ये जो लेंथ है वो चेंज होने लगता है। एक से मल्टीप्लाई किया, दो से किया तो इतना बड़ा, चार से किया इतना बड़ा। बात आ रही है समझ में? तो इस तरीके से ये वेक्टर चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड विल चेंज। डायरेक्शन सेम है, स्केलर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इस पे डिटेल बात करूंगा मैं, इस पे और इस पे पूरा डिटेल, बहुत सारा चीज लाया हूं मैं, ठीक है ना, बहुत सारा चीज लाया हूं, इन दोनों पे मैं डिटेल बात करूंगा, ठीक है बिल्कुल। तो अभी ये क्वेश्चन में आर्बिट्रेरी स्केलर का मतलब हो गया कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं आर्बिट्रेरी स्केलर, तो उससे मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इसीलिए वेक्टर चेंज हो जाएगा। बोल रहा है नॉट चेंज, तो इससे भी होगा। यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड एक होता है, लेकिन डायरेक्शन होगा, इसीलिए इससे भी चेंज होगा, और आर्बिट्रेरी के चक्कर में किसी भी एंगल के लिए चेंज होगा, तो आंसर हो जाएगा ए। तो इसी की तरह अभी बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर, क्वेश्चंस देख रहे हो कैसे लाइन लगा दूंगा मैं, ऐसे क्वेश्चन का भूत भौड़ा देंगे बेटा। तो अपन है यहाँ पे नायाब सीरीज में कंप्लीट फ्री बैच 180 फिजिक्स में श्योर करने के लिए नीट में, और जी मीन्स का सारा क्वेश्चन सब यहीं से आएगा मजे में। आप लोगों को मजा आ रहा है तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, और दोस्तों को जरूर बता देना यार। इसका जो पीडीएफ नोट्स है जो मैं पढ़ाता हूँ वो आदित्य आनंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स तुरंत से ले लीजिए। मैं डीपीपी पर डे दूंगा, सुबह 8:30 बजे का और शाम में 8:30 बजे का। मस्ती में रहिए और मजे करिए। मिलेंगे एक और सेशन में, क्योंकि मैंने वादा किया है बच्चों को कि मैं लेस देन 1 आवर का सेशन दूंगा, और सुबह भी लगभग 1 आवर और शाम में भी 1 आवर होगा, तो अपना सिलेबस बिल्कुल दुनिया में, इंडिया में किसी भी कोचिंग से पहले होगा। थैंक यू, लव यू इतना प्यार बनाने के लिए। मिलेंगे एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, लव यू, बाय।